गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते। मान लीजिए एक कंपनी है जो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन पिछले 6 महीनों से एक ही शिकायत बार बार आ रही है। प्रोडक्ट में एक बहुत छोटी सी खराबी है। मैनेजमेंट ने मीटिंग्स की, इंजीनियर्स को लगाया, लेकिन समस्या पकड़ में ही नहीं आ रही। अब सोचिए, इसका हल मैनेजमेंट के कैबिन में नहीं बल्कि फैक्ट्री के फ्लोर पर काम करने वाले 6 लोगों के ग्रुप ने निकाल लिया, वो भी अपने लंच ब्रेक में चर्चा करके। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उस फलसफे का नतीजा है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्वालिटी सर्कल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ इसकी परिभाषा नहीं बताते, बल्कि इसके पीछे की पूरी सोच को खोल कर रख देते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिस्टम सिर्फ क्वालिटी सुधारने का एक तरीका है या फिर काम करने के पूरे कल्चर को बदलने की एक चाबी। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये क्वालिटी सर्कल क्या बला है? क्या ये बस मीटिंग का एक और फैंसी नाम है या इसमें वाकई कोई दम है? चलिए इस सिस्टम को खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या? जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, कर्मचारियों की एक और कमेटी बना दी। लेकिन इन दस्तावेजों में एक शब्द पर बार बार जोर दिया गया है, स्वेच्छा से, मतलब वॉलंटियरली। ये कोई ऊपर से आया हुआ ऑर्डर नहीं है। और यही इसका सबसे बड़ा फर्क है। क्वालिटी सर्कल 5 से 10 कर्मचारियों का एक छोटा ग्रुप होता है जो एक ही तरह का काम करते हैं और अपनी मर्जी से, जैसे हफ्ते में एक बार, मिलते हैं। इसका आइडिया ये नहीं है कि मैनेजमेंट उन्हें बताए कि क्या समस्या है। इसका आइडिया है कि वो लोग जो असल में काम कर रहे हैं वो खुद बताएं कि असली समस्या कहाँ है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा। स्रोत इसे सहभागी प्रबंधन तकनीक कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है मैनेजमेंट में कर्मचारियों की सीधी भागीदारी। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, है ना? इसकी जड़ें तो काफी पुरानी लगती हैं। 1960 के दशक के जापान में काओरू इशिकावा नाम के एक जापानी इंजीनियर ने इसे शुरू किया था। उस वक्त जापान मेड इन जापान की छवि को सस्ते से बदलकर सबसे बेहतर बनाना चाहता था। बिल्कुल, ये एक, आप कह सकते हैं, एक राष्ट्रीय मिशन था। इशिकावा का मानना था कि क्वालिटी सिर्फ इंस्पेक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है और उन्हें जिम्मेदार बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अधिकार देना। बाद में यही सोच टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी टीक्यूएम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनी। टीक्यूएम एक बड़ी छतरी की तरह है और क्वालिटी सर्कल उसके नीचे जमीन पर काम करने वाला सबसे मजबूत टूल है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक चाय समोसे वाली मीटिंग नहीं है। स्रोत कहता है कि इसका पूरा एक सिस्टम है जिसमें अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। ये मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है। मतलब इसके सदस्य हैं, एक लीडर है और कोई सूत्रधार भी है, फैसिलिटेटर। ये सब क्या है? हाँ, इसका एक ढांचा है ताकि चर्चा भटके नहीं। सदस्य तो वो कर्मचारी हो गए जो रोज उस काम को करते हैं। लीडर आमतौर पर उनका सुपरवाइजर ही होता है जो मीटिंग को मुनज्जम रखता है। लेकिन सबसे दिलचस्प भूमिका सूत्रधार की है।
अच्छा। ये व्यक्ति उस ग्रुप का हिस्सा नहीं होता। उसका काम है ग्रुप को ट्रेनिंग देना, उन्हें रास्ता दिखाना और ये पक्का करना कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। और सबसे ऊपर है प्रबंधन, मैनेजमेंट, जिसका काम है सुझावों को सुनना और उन्हें लागू करने के लिए संसाधन देना। ठीक है, तो एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया। चलिए इसे हमारी उस कंपनी वाली कहानी से जोड़ते हैं जिसके प्रोडक्ट में खराबी आ रही थी। मान लीजिए उन्होंने क्वालिटी सर्कल बनाया, अब वो करेंगे क्या? क्या वो बस बैठकर बातें करेंगे कि बॉस को कुछ नहीं पता? नहीं, यहीं पर प्रक्रिया काम आती है। यह 6 स्टेप्स का एक चक्र है। पहला स्टेप है समस्या की पहचान करना। वो ग्रुप शायद 10 अलग-अलग समस्याओं की लिस्ट बनाएगा। फिर वो डेटा की मदद से ये तय करेंगे कि कौन सी एक समस्या सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। मान लीजिए उन्होंने उसी प्रोडक्ट डिफेक्ट को चुना। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि असली समस्या है क्या। सब अपनी अपनी दिक्कतों को ही सबसे बड़ा मानते हैं। तो ये समूह एक आम सहमति पर पहुंचता कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है, कारणों का विश्लेषण करना। और इसके लिए वो कुछ खास उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर क्वालिटी सर्कल का जादू सामने आता है। स्रोत में कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का जिक्र है, जिसे फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये मछली के कंकाल जैसा दिखता है। बिल्कुल, ये डायग्राम ब्लेम गेम को खत्म कर देता है। ये लोगों से ये पूछने के बजाय कि किसकी गलती है, ये पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ग्रुप मिलकर मशीन, मटेरियल, मेथड, मैनपावर जैसे हर पहलू से जुड़े संभावित कारणों को उस फिशबोन पर लिखता है। इससे चर्चा व्यक्तिगत हमलों से हटकर प्रोसेस पर केंद्रित हो जाती है। और स्रोत में पैरेटो चार्ट का भी जिक्र है। वो कैसे मदद करता है? पैरेटो चार्ट का जादू ये है कि वो आपको 10 छोटी मोटी वजहों में उलझने से बचाता है। वो सीधे उन 2 बड़ी वजहों पर रोशनी डालता है जो 80% समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। इसे 80-20 का नियम भी कहते हैं। अच्छा। यह आपको शोर से निकालकर सीधे सिग्नल तक ले जाता है। तो उस कंपनी का क्वालिटी सर्कल शायद ये पाएगा कि 80% डिफेक्ट्स एक खास मशीन की वजह से हो रहे हैं, जो मान लीजिए सोमवार की सुबह ज्यादा खराब होती है। वाह, तो अब उनके हाथ में सिर्फ एक राय नहीं बल्कि डेटा है। इसके बाद तो समाधान खोजना आसान हो जाता होगा। हाँ, तीसरा स्टेप है संभावित समाधानों पर चर्चा करना। अब जब उन्हें पता है कि असली वजह क्या है, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर कोई, चाहे वो 20 साल पुराना अनुभवी ऑपरेटर हो या 6 महीने पहले आया नया ट्रेनी, अपने विचार रखता है। हो सकता है समाधान ये निकले कि वीकेंड के बाद उस मशीन को दोबारा कैलिब्रेट करने के लिए एक 5 मिनट का चेकलिस्ट बनाया जाए। एक छोटा सा चेकलिस्ट जो शायद कोई बड़ा इंजीनियर कभी सोच भी नहीं पाता, क्योंकि वो रोज उस मशीन पर काम नहीं करता। अब समझ आया। तो मतलब गेंद अब मैनेजमेंट के पाले में है। अगर उन्हें आइडिया जम गया, फिर क्या होता है? फिर आता है चौथा और 5वां स्टेप, प्रबंधन के सामने सुझाव प्रस्तुत करना और स्वीकृत समाधानों को लागू करना। ये वो पल है जहां कर्मचारियों की आवाज सीधे टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचती है, और जब मैनेजमेंट उस चेकलिस्ट को लागू करने की मंजूरी देता है तो कर्मचारियों का भरोसा बढ़ता है। और आखिरी स्टेप है परिणामों की समीक्षा करना। क्या चेकलिस्ट लागू होने के बाद डिफेक्ट्स कम हुए? अगर हां, तो मिशन सफल। और यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है एक नई समस्या के साथ। यही निरंतर सुधार है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में बहुत शक्तिशाली लगती है, लेकिन दिन के अंत में कोई भी कंपनी ये सब क्यों करेगी? इससे असल में हासिल क्या होता है? स्रोत ने फायदों को 2 हिस्सों में बांटा है, एक संगठन के लिए और दूसरा कर्मचारियों के लिए। संगठन के लिए फायदे तो सीधे सीधे बिजनेस से जुड़े हैं। बेहतर क्वालिटी, कम लागत क्योंकि बर्बादी कम होती है, बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी। और जाहिर है, जब ग्राहकों को अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो ग्राहक संतुष्टि भी बढ़ती है। यह सब किसी भी बैलेंस शीट पर अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने इन दस्तावेजों को पढ़ा तो मुझे कर्मचारियों के लिए जो फायदे बताए गए हैं उन्होंने ज्यादा प्रभावित किया। नौकरी से संतुष्टि, बेहतर मनोबल, नए स्किल सीखना, अपने काम के लिए पहचान मिलना और टीम के साथ बेहतर कम्युनिकेशन। ये सिर्फ कंपनी के मुनाफे के बारे में नहीं है। और यहाँ एक आहा मोमेंट छिपा है। इसका सबसे बड़ा फायदा वो नहीं है जो कागज पर दिखता है, जैसे कम लागत। स्रोत बताते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब फैक्ट्री का एक मजदूर खुद को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर समझने लगता है, अपने काम का मालिक, एक ओनर समझने लगता है।
ये मानसिकता का बदलाव है जो किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट से ज्यादा कीमती है। तो आप कह रहे हैं कि ये दोनों फायदे असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कर्मचारी सशक्त महसूस करते हैं तो वे बेहतर काम करते हैं, जिससे कंपनी को फायदा होता है। ये तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, ये एक विन विन सिचुएशन है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि ये अतिरिक्त काम है। अगर कर्मचारियों को लगता है कि उनकी मेहनत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, तो यही जीत जीत वाली स्थिति बहुत जल्दी हार हार में बदल सकती है। और यहीं पर हम हकीकत की दुनिया में आते हैं। ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना आसान नहीं होगा। स्रोत इसकी चुनौतियों और सीमाओं पर भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई जादुई छड़ी है। तो ये सिस्टम फेल कहाँ होता है? बिल्कुल, और ये चुनौतियां बहुत वास्तविक हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो इन रिपोर्ट्स में बार बार सामने आई है वो है प्रबंधन के समर्थन की कमी। और समर्थन का मतलब सिर्फ जबानी तौर पर हाँ कहना नहीं है। इसका मतलब है मीटिंग्स के लिए समय देना, ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च करना और सबसे जरूरी सुझावों पर कार्रवाई करना। और ये सीधे तौर पर अगली चुनौती से जुड़ा है, सुझावों का ठीक से लागू न होना। कल्पना कीजिए एक क्वालिटी सर्कल ने 6 महीने लगाकर एक बेहतरीन आइडिया दिया जिससे 10% भी लागत बच सकती है। उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई, डेटा दिखाया, लेकिन एक मिडिल मैनेजर जिसे डर है कि इस बदलाव से उसकी अहमियत कम हो जाएगी या उसके डिपार्टमेंट का बजट कट जाएगा, वो उस फाइल को दबा के बैठ जाता है। ये एक क्लासिक उदाहरण है। यहीं पर अच्छे से अच्छा सिस्टम फेल हो जाता है। कर्मचारियों का मनोबल टूट जाता है। वो सोचते हैं जब हमारी सुननी नहीं है तो इतनी मेहनत क्यों करें। और फिर अगली बार जब मीटिंग होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। स्वैच्छिक भागीदारी खत्म हो जाती है। स्रोत में प्रशिक्षण की कमी का भी जिक्र है। ये भी बहुत प्रैक्टिकल बात है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कर्मचारी को पेरेटो चार्ट बनाना आता होगा। उन्हें इन उपकरणों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देनी होगी। सही बात। और एक और बड़ी चुनौती है बदलाव का विरोध। ये सिर्फ मैनेजरों से नहीं आता, कभी कभी साथी कर्मचारियों से भी आता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जैसा चल रहा है चलने दो वाली आदत होती है। उन्हें कोई भी नया तरीका एक सिर दर्द लगता है। वो उस क्वालिटी सर्कल के सदस्यों का मजाक भी उड़ा सकते हैं कि देखो मैनेजमेंट के चमचे बन गए हैं। तो अगर हम इन सभी चुनौतियों की जड़ में जाएं, तो बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, विश्वास, ट्रस्ट। अगर कर्मचारियों को मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं है और मैनेजमेंट को कर्मचारियों की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, तो ये सिस्टम काम नहीं कर सकता। ये मतलब एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह है जिसे लगातार पोषण की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक सांस्कृतिक बदलाव है, कोई मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं। आप सबसे अच्छे टूल्स और तकनीकें ला सकते हैं, लेकिन अगर कल्चर भरोसे पर आधारित नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। ये मॉडल 1960s के दशक की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में बना था। आज की एजाइल और लीन स्टार्टअप की दुनिया में, जहाँ सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है, क्या ये धीमा व्यवस्थित तरीका अभी भी प्रासंगिक है या ये पुरानी सोच का प्रतीक है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, हो सकता है कि क्वालिटी सर्कल का औपचारिक ढांचा यानी हफ्ते में 1 घंटे की मीटिंग हर इंडस्ट्री के लिए फिट ना बैठे। आज की टेक कंपनियां शायद हैकाथॉन या स्प्रिंट्स जैसे तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर हम इसके मूल सिद्धांत को देखें, यानी कर्मचारियों को समस्या सुलझाने के लिए सशक्त बनाना, उन्हें आवाज देना और निरंतर सुधार की संस्कृति बनाना, तो ये सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। अच्छा, नाम बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, लेकिन जो मूल विचार है वो टाइमलेस है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी सर्कल सिर्फ प्रोडक्ट की खराबी ठीक करने का एक टूल नहीं है। ये कर्मचारियों द्वारा संचालित निरंतर सुधार का एक पूरा दर्शन है। हाँ, इसका असली मकसद प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच की दीवारों को तोड़ना है। यह कार्यस्थल को सिर्फ निर्देशों का पालन करने की जगह से बदलकर समस्याओं को मिलकर सुलझाने का एक सहयोगी मंच बनाता है। यह कंट्रोल की संस्कृति से सहयोग और विश्वास की संस्कृति की ओर एक बदलाव है। स्रोत ने इसके क्या और कैसे को बहुत अच्छी तरह समझाया। हमने इसके फायदों और इसकी कड़वी सच्चाइयों यानी चुनौतियों पर भी बात की, लेकिन ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है। एक सवाल जो शायद सिर्फ मैनेजमेंट थ्योरी का नहीं बल्कि मानवीय स्वभाव का है। किसी भी पारंपरिक कंपनी में जहां एक पदानुक्रम होता है, जहां बॉस और कर्मचारी के बीच एक साफ लकीर होती है, उस स्तर का मनोवैज्ञानिक विश्वास कैसे बनाया जाए? वो भरोसा कैसे पैदा किया जाए जहां एक कर्मचारी बिना नौकरी जाने के डर के स्वेच्छा से आगे बढ़कर कहे, सर हमारे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, और मैनेजर नाराज होने के बजाय कहे, अच्छा बताओ हम मिलकर से कैसे ठीक कर सकते हैं? यही शायद इसकी सफलता की असली कुंजी है।